नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में उथल पुथल लाने की तैयारी कर रहे हैं जीतन राम मांझी। आरजेडी कांग्रेस के रुख ने गरमाई सियासत। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि युवा देश का भविष्य है, ब्लैक फंगस के इलाज में उन्हें दी जाए प्राथमिकता, दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सोनिया गांधी को कांग्रेस कमेटी ने सौंपी चुनाव हार की रिपोर्ट, पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने की दी सलाह। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल लाने की तैयारी तो नहीं कर रहे जीतन राम मांझी। आरजेडी कांग्रेस के रुख ने गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, बिहार की राजनीति में जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से गर्माहट ला दी है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हाल ही के दिनों में अपने बयानों और बैठकों के जरिए सुर्खियों में हैं। जीतन राम मांझी ने एनडीए घटक दल के नेताओं से अकेले में मुलाकात कर नई बहस छेड़ दी है। आखिर मांझी के मन में क्या चल रहा है? जीतन राम मांझी की हालिया बयान और लालू प्रेम क्या सिर्फ सामान्य प्रक्रिया है या आने वाले दिनों में बिहार में बड़ी राजनीतिक उलटफेर के संकेत हैं? ये सारे सवाल बिहार की सियासत में तैर रहे हैं। जीतन राम मांझी ने मंगलवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को शादी की सालगिरह के मौके पर दिल छू लेने वाला बधाई संदेश दिया था। मांझी ने लालू प्रसाद यादव को शादी की 48वीं सालगिरह पर बधाई देते हुए कहा कि आप हमेशा स्वस्थ और खुशहाल रहकर जनता की सेवा करते रहे, यही कामना है। मांझी की इस बधाई के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है। एनडीए पर सवाल खड़े करने के बाद मांझी ने लालू को शादी की सालगिरह की बधाई दी और फिर पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी बुला ली। यह किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर के संकेत तो नहीं है। हम पार्टी की बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी संगठन की मजबूती और पार्टी की राजनीतिक हालात पर चर्चा होगी। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों उस समय एनडीए के नेताओं को चौंका दिया था जब कोरोना का टीका लेने के बाद मिलने वाले प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर होने पर सवाल खड़ा किया था। इसके बाद मांझी ने ट्वीट करते हुए कहा कि टीके के प्रमाण पत्र पर अगर तस्वीर होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी तस्वीर होनी चाहिए। मांझी के इस बयान के बाद विपक्ष में भी खुलकर मांझी को समर्थन दिया और एनडीए पर सवाल खड़े किए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। युवा देश का भविष्य, ब्लैक फंगस के इलाज में उन्हें दी जाए प्राथमिकता, दिल्ली हाईकोर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार से ब्लैक फंगस की दवा लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के वितरण से संबंधित पॉलिसी बनाने के लिए कहा। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित युवाओं और जो लोग इस बीमारी से बेहतर तरीके से लड़ रहे हैं, उन्हें बचाने की सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। अदालत ने कोविड-19 और ब्लैक फंगस के प्रबंधन पर कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान ये बातें कही। चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर बनाई जाए नीति। अदालत ने केंद्र से कहा कि ब्लैक फंगस की दवा से संबंधित जो भी नीति बनाई जाए उसे चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह पर ही बनाया जाए। युवा पीढ़ी को दी जाए प्राथमिकता। कोर्ट ने आगे कहा कि ब्लैक फंगस से पीड़ित बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं और इस बीमारी से बेहतर ढंग से लड़ रहे लोगों के इलाज को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसा कर हम सभी का नहीं तो कुछ लोगों का जीवन तो बचा सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि बुजुर्गों का जीवन महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि बुजुर्ग अपना जीवन जी चुके हैं और युवाओं के सामने पूरा जीवन पड़ा है। युवा देश का भविष्य। कोर्ट ने कहा कि यदि हमें चयन करना पड़े तो हम युवाओं का चयन करेंगे, क्योंकि वे देश का भविष्य हैं। 80 साल के बुजुर्ग देश को आगे नहीं ले जा सकते, वे अपना जीवन जी चुके हैं। कोर्ट ने कहा कि हमने यह देखा है कि ऐसे कई लोग हैं जो देश की तरक्की में अहम भागीदार हैं और ऐसे लोगों की सुरक्षा जरूरी है, इसलिए जो भी नीति बने वह इन लोगों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। कोर्ट ने कहा कि ब्लैक फंगस के मामले रोजाना बढ़ रहे हैं। सरकार के बेहतर प्रयासों के बावजूद इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और देश इसकी दवा की कमी से भी जूझ रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी को कांग्रेस कमेटी ने सौंपी चुनावी हार की रिपोर्ट, पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने की दी है सलाह। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी को मिली हार पर तैयार की गई रिपोर्ट मंगलवार को पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को मिल गई। यह रिपोर्ट 5 सदस्यीय कांग्रेस कमेटी ने तैयार की है। इस रिपोर्ट में हार का कारण बने पार्टी के प्रदर्शनों का जिक्र है। सूत्रों के अनुसार कमेटी ने असम, केरल, पश्चिम बंगाल व पुडुचेरी में हार के बाद पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने के लिए कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिए हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान इस कमेटी के प्रमुख हैं। वहीं मनीष तिवारी, विंसेंट पाला, सलमान खुर्शीद और एस ज्योतिमानी कमेटी के सदस्य हैं। कमेटी के सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के नेताओं के साथ अनेकों बैठक की। कमेटी को इस रिपोर्ट के लिए 2 हफ्ते का समय मिला था।
सूत्रों के अनुसार कमेटी ने केरल, असम और पुडुचेरी में पार्टी के प्रदर्शन पर रिपोर्ट तैयार की है और पश्चिम बंगाल पर अभी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद गठित 5 सदस्यों वाली यह कमेटी अहम है। पिछले माह CWC की बैठक के दौरान सोनिया गांधी ने कहा कि चुनाव में हार की समीक्षा की जानी चाहिए और पार्टी की गलतियों को सुधार करना चाहिए। उन्होंने कहा था, इससे हमें जो सीख मिलेगी वे अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यदि हम हकीकत का सामना नहीं करते हैं, तथ्यों पर गौर नहीं करते हैं, तो हम सही सीख नहीं ले सकेंगे। उल्लेखनीय है कि असम और केरल में कांग्रेस सत्ता में वापसी का प्रयास कर रही थी, लेकिन इसे यहाँ हार का मुंह देखना पड़ा। पश्चिम बंगाल में तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल सका। पुडुचेरी में इसे करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां कुछ महीने पहले तक वह सत्ता में थी। तमिलनाडु में उसके लिए राहत की बात रही कि द्रमुक की अगुवाई वाले उसके गठबंधन को जीत मिली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश दे ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज का ब्यौरा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज का ब्यौरा राज्य सरकार से तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन मामलों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य स्वयं कितना ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और उसके रखने की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी जानकारी मांगी है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा। कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि कितने वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और आगे वैक्सीन की क्या व्यवस्था की जा रही है। मरने वालों का ब्यौरा देने के लिए समय की मांग की। राज्य सरकार ने कोर्ट से कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु के संबंध में ब्यौरा पेश करने के लिए और समय मांगा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया है कि 30 जिलों की इस मामले पर अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। गंगा में कोरोना मरीजों के शवों के बहाने से हुए प्रदूषण संबंधी याचिका को कोर्ट ने यह कहकर निष्पादित कर दिया कि इसके लिए अलग से रिट याचिका दायर की जाए। अब अगली सुनवाई 3 जून को ही की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने कहा, मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया। मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया। मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को यह पता नहीं है कि यह कैसे किया जाए। बताते चले कि स्वामी चीन, कोरोना प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर स्वामी के ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। उदयन मजूमदार नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपको वित्त मंत्री बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार को आप जैसे विद्वान व्यक्तियों से एलर्जी है जो वास्तव में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपके लिए सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। भारत में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए भी पिछले दिनों स्वामी ने ट्वीट के माध्यम से राज्यों को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश से वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेरा है। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की थी, हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत। किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के DMCH में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था। 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिर स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्ध कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी। यहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी, बावजूद वो जिलों में जाकर घूम कर रहे थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन हो रहा था। वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था। यहाँ उन्हें काफी देर तक बैठाया रहा गया। कोविड की जांच भी कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने साझा की नीतीश के गृह जिले की यह तस्वीर। स्वास्थ्य केंद्रों की
बदहाली को लेकर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर चढ़ावा के लिए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को सिर्फ सरकारी फाइलों में चलाते रहने का आरोप लगाया। लालू यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी उनके द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया गया है, जबकि फाइलों में यह चालू है। लालू यादव ने नालंदा के हिलसा के चक वाजिदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, नीतीश ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में यह चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ले ली गई है, क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चढ़ावा प्राप्त होता रहता है। राजद अध्यक्ष ने यह तस्वीर राजद नालंदा के ट्विटर पेज से साझा की। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।